गुड मॉर्निंग बच्चों, NRPS की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 10th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम अब तक कुल 4 लेसन पढ़ चुके हैं। बच्चों, हमने पद्य भाग में सूरदास तुलसीदास कंप्लीट कर लिया है, जिसके सारे प्रश्नोत्तर आपने कर लिए हैं। वहीं हमने गद्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न और फिर मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह कहानी पढ़ ली है। बच्चों, हम कहानी पढ़ चुके हैं, आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अब तक जितना भी पढ़ा है, ये सभी कार्य आपने 4 साइज की कॉपी में कंप्लीट कर लिया होगा। आपको कहा गया था कि आपको लेखक परिचय और कवि परिचय भी कॉपी में करने हैं। पहले लेक्चर में आपको मुंशी प्रेमचंद का भी कवि परिचय दिया हुआ है, तो आपको कवि परिचय सूरदास तुलसीदास और लेखक में भारतेंदु और मुंशी प्रेमचंद के लेखक परिचय लिखने थे। आपको करने का तरीका भी बताया जा चुका है। तो बच्चों, आज हम ईदगाह कहानी के प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। अब बच्चों, प्रश्नोत्तर में आपको ध्यान देना है कि जो प्रश्नोत्तर छोटे छोटे हैं, मैं बहुत ध्यान से धीरे धीरे बोल रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। जो प्रश्न किताब में एज इट इज़ हैं, उनको थोड़ा सा आपको किताब में निशान लगाना है। अब देखिए, प्रेमचंद के पहले कहानी संग्रह का नाम बताइए। अब वस्तुनिष्ठ का जो पहला प्रश्न है, आपने यदि लेखक परिचय बहुत ध्यान से पढ़ा है तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, उस वस्तुनिष्ठ में पहला प्रश्न जो है, उस पहले प्रश्न का उत्तर है सोजे वतन। मतलब मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन था, जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, क्योंकि इसमें देश प्रेम की कहानियाँ भरी हुई थी। इसलिए उनका पहला कहानी संग्रह जो है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? सोजे वतन। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि दुकानदार ने हामिद को पहली बार चिमटे की कीमत बताई थी। अब बच्चों, यद्यपि चिमटा उसने 3 पैसे में लिया था, लेकिन दुकानदार ने पहली बार जो कीमत बताई थी, वो कितनी बताई थी? 6 पैसे। दूसरे प्रश्न का उत्तर है 6 पैसे। मतलब 6 पैसे उसने कीमत बताई थी, लेकिन हामिद के पास केवल 3 ही पैसे थे, इसलिए उसने कहा कि 3 पैसे में दोगे, और दुकानदार उसकी ज़रूरत को देखते हुए उसे 3 पैसे में दे देता है। अब अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न है कि हामिद की दादी का क्या नाम था। अब अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न है बच्चों, उस अति लघुत्रात्मक में ध्यान दीजिए। अति लघुत्रात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, हामिद की दादी का नाम क्या था। अब इसमें जो पहला प्रश्न है, उसका उत्तर है अमीना, क्योंकि हामिद की दादी का नाम क्या था? अमीना था। और दूसरा प्रश्न जो है, वो है आपका कि हामिद ने चिमटा कितने पैसे में खरीदा। तो आपका उत्तर है 3 पैसे में। तो 3 पैसे में उसने खरीदा था, तो आपका पहला उत्तर हुआ अमीना और दूसरा उत्तर हुआ 3 पैसे में। अब है लघुत्रात्मक प्रश्न, महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा। अब बच्चों देखिए कि महमूद ने जो खिलौना खरीदा था, वो खिलौना था सिपाही। लघुत्रात्मक प्रश्न जो है, अब बात यहाँ ये ध्यान देने की है बच्चों कि लघुत्रात्मक प्रश्न है, उसका उत्तर क्या हम इतना सही लिखेंगे
कि सिपाही महमूद ने सिपाही खरीदा था। तो बच्चों इतना सा उत्तर सही नहीं है, क्योंकि लघुत्तरात्मक प्रश्न का उत्तर कम से कम हमें 3 से 4 लाइन में लिखना चाहिए। तो आप उस पेज पर आ जाइए जहाँ पर इन्होंने खिलौने खरीदे थे। अब जहाँ खिलौने खरीदे हैं उस पेज पर यानी 44 पर खिलौनों की दुकान चालू हो गई थी। अब सबसे पहले महमूद सिपाही लेता है, तो 44 पर जो तीसरा पैराग्राफ है, दूसरे अंक में दूसरा पैराग्राफ, और पेज नंबर के हिसाब से देखते हैं तो तीसरा पैराग्राफ। तीसरे पैराग्राफ में तीसरी लाइन लिखी है, महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है जैसे अभी कवायद किए चला आ रहा है। अब महमूद जो है उसने क्या लिया है? सिपाही लिया है। खाकी वर्दी उसने पहन रखी है और लाल पगड़ी लगा रखी है। तो आप उत्तर लिखेंगे महमूद, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। महमूद सिपाही लेता है जिसने खाकी वर्दी पहन रखी है, लाल पगड़ी सिर पर रखी है, लाल पगड़ी सिर पर रखी है, कंधे पर बंदूक रखे हुए हैं, कंधे पर बंदूक है, जैसे कि अभी कवायद किए चला आ रहा है। अब बच्चों जितना किताब में लिखा है उतना हमने लिख लिया, तो जितना आप लिख सकते हो उतना आपको लिखना है, और ध्यान रखना है कि आपको मेन आंसर अंडरलाइन भी करना है। वैसे तो मेन आंसर किताब के अनुसार सिपाही है, लेकिन हम लघुत्तरात्मक उत्तर लिख रहे हैं, तो लघुत्तरात्मक उत्तर इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और ध्यान रखेंगे कि कम से कम 3 लाइन का आंसर, 4 लाइन का आंसर होना ही चाहिए। अब अगला प्रश्न है, ईद किस महीने में आती है? तो बच्चों ईद रमज़ान के महीने में आती है। ये उत्तर आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, इसलिए मैं लिखवा देती हूँ। ईद किस महीने में आती है? तो आपका जो पहला प्रश्न था लघुत्तरात्मक का वो हो गया। अब दूसरा है, ईद रमज़ान के महीने ईद रमज़ान के महीने में आती है, रमज़ान के पूरे महीने रोज़े रखे जाते हैं, और
रमज़ान के रखे जाते हैं और रमज़ान के अंतिम दिन ईद मनाई जाती है। ईद मनाई जाती है। अब बच्चों मेन आंसर है कि ईद रमज़ान के महीने में आती है। दूसरा, पूरे महीने रोज़े रखे जाते हैं और रमज़ान के अंतिम दिन ईद मनाई जाती है। तो ये पूरा उत्तर आपको लिखना है बच्चों। हामिद के अब है ईदगाह किस लेखक की रचना है? तो ईदगाह मुंशी प्रेमचंद ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की रचना है। इस कहानी में ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इस कहानी में हामिद और उसके दोस्तों के चरित्रगत गुणों में अंतर दर्शाया गया है। बच्चों ये आंसर मैंने जानबूझकर लिखवाए हैं क्योंकि किताब में इनके आंसर नहीं है और किताब में यदि देखा जाए तो ये प्रश्न बहुत छोटे आंसर से दिए हुए हैं कि भाई महमूद ने कौन सा खिलौना लिया। अब लघुत्रात्मक उत्तर है तो आप पूरा लिखेंगे। महमूद ने सिपाही लेता है। महमूद सिपाही लेता है जिसने खाकी वर्दी पहन रखी है, लाल पगड़ी सिर पर रखी है, कंधे पर बंदूक है जैसे कि अभी कवायद किए चला आ रहा है। फिर है ईद किस महीने में मनाई जाती है। तो हम इतना सा आंसर नहीं लिखेंगे कि वो रमज़ान के महीने में आती है। आप पूरा लिखेंगे ईद रमज़ान के महीने में आती है। रमज़ान के पूरे महीने रोज़े रखे जाते हैं और रमज़ान के अंतिम दिन ईद मनाई जाती है। फिर है ईदगाह किसकी रचना है। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और इस कहानी में हामिद और उसके दोस्तों के चरित्रगत गुणों में अंतर दर्शाया गया है। मतलब आपको पूरा लिखना है कि हामिद और उसके दोस्तों के चरित्र में क्या अंतर है, वो किस तरह से अपने दोस्तों को तर्क देता है, कैसे दोस्त तर्क मान जाते हैं, ये आपको अंतर बताना है। अब आपका अगला प्रश्न है कि हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। तो बच्चों ज़रा ध्यान से देखिए, ये तर्क आपकी किताब में साफ स्पष्ट लिखे हुए हैं। देखिए पेज नंबर 49 पर ये तर्क दिए हुए हैं कि किस तरह से उसने अपने दोस्तों को तर्क देकर संतुष्ट कर दिया और आखिर उसने अपने दोस्तों को हरा दिया। कि हामिद जो है वो अपने दोस्तों से कहता है
कि मेरा चिमटा यदि कंधे पर रख लिया जाए तो क्या बन जाए, तलवार क्या रूप धारण कर ले। यदि हाथ में आ जाए तो फिर फकीरों का चिमटा बन जाए। यदि ये चिमटा मैं किसी भी प्रकार से खजरी के पेट में घुसा दूं तो उसका सारी पसलियों को नष्ट कर दूं। देखिए पेज नंबर 47 और पेज नंबर 49। यदि कुल मिलाकर हम देखेंगे तो 47, 48, 49 पर तर्क ही तर्क है। अब जो तर्क हैं, जो केवल हामिद के तर्क हैं, वो सुनने हैं बच्चों। तो पेज नंबर 47 पे साफ लिखा है कि हामिद ने अपने दोस्तों से कहा कि उसका चिमटा कंधे पर रख ले तो वो बंदूक बन जाए। ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है, हाथ में ले ले तो फकीरों का चिमटा हो जाए, मंजीरे की तरह कान लगा सकता है, एक चिमटा जमा दूँ तो लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। वही वो कह रहा है कि खजरी से बदलोगे तो वो क्या जवाब देता है कि खजरी की और चिमटे की कोई भी जोड़ नहीं है। वहीं जब वो कहता है कि आग में चिमटा जल जाएगा तो मोहसिन को वो तर्क देते हुए क्या जवाब देता है, पेज नंबर 48 पर कहता है कि रुस्तमे हिंद ही आग में कूदते हैं। वहीं उसने जवाब दिया कि ये चाहे तो ज़रूरत पड़ने पर शेर की आँख भी निकाल सकता है। इस तरह से उसने जो तर्क दिए वो 47, 48, 49 पेजों पर अलग अलग हैं। तो बच्चों ये आप किताब से लिखेंगे, ये किताब में लिखे हुए हैं। फिर आपका क्वेश्चन है कि ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 6 है कि हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन रह गया, इस पर ध्यान दीजिए कि हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं। बच्चों इस प्रश्न को छोड़ने का एक और कारण भी है, क्योंकि इसे छोटा भी किया जा सकता है और बड़ा भी किया जा सकता है। क्योंकि हामिद के चरित्रगत क्वेश्चन वाला जो प्रश्न है ये बोर्ड में बड़े क्वेश्चन में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम निबंधात्मक के साथ में करेंगे। अभी हम छोटे वाले प्रश्न ही कर लेते हैं। तो ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है, तो वो उल्लास आपको बताना है। देखिए जहाँ कहानी शुरू हुई थी उसी पेज नंबर पे आ जाइए जहाँ स्टार्टिंग है कि ग्रामीण परिवेश में कैसे उल्लास प्रकट होता है कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आखिरकार ईद आ गई। अब ग्रामीण लोग हैं, गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल चलना रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों का मिलना बैठना, दोपहर से पहले लौटना असंभव है। अब गांव का माहौल है जहां बैलों को पानी देते हैं, कुर्ते में बटन लगवाते हैं, तेली से अपने जूतों में तेल डलवाते हैं। इस तरह की हलचल गांव में दिखाई देती है। तो आपको ज़्यादा बड़ा नहीं, 3-4 लाइनों का उत्तर देना है जो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है। फिर आपका प्रश्न है कि हामिद के अतिरिक्त इस कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों? हामिद के अतिरिक्त इस कहानी में हमें अमीना ने प्रभावित किया, क्योंकि अमीना जो है वह परिस्थितियों से जूझने वाली स्त्री है जिसने परिस्थितियों से हार नहीं मानी। वह संतोषी है, धैर्यवान है और सकारात्मक सोच रखती है। इस तरह से आपको उसकी तारीफ़ करनी है कि उसने 4-5 साल के बालक को इस तरह से कह रखा है कि उसके अब्बू और अम्मी अल्लाह के घर से एक दिन आएंगे और बहुत सारे उपहार लेकर आएंगे, तब वह उपहार अपने दोस्तों को दिखाना और उन्हें भी देना, और इसी तरह से वह अपने हामिद पोते को पालती है। तो हामिद के अतिरिक्त यदि कहानी में कोई पात्र सबसे अधिक प्रिय है तो वो कौन है? अमीना है। अब बच्चों निबंधात्मक प्रश्नों की हम बात करते हैं। तो बच्चों में लालच एवं दूसरों से आगे निकल जाने की होड़ के साथ साथ निश्चलता भी मौजूद होती है। कहानी के कोई 2 प्रसंग चुनकर इस मत की पुष्टि कीजिए।
देखिए कहानी में ये दो प्रसंग कौन कौन से हैं। दो प्रसंग हैं जब चीमटे को देखकर बालक अपने खिलौने हामिद को देने को तैयार हो जाते हैं और फिर बारी बारी से हामिद सभी के खिलौने लेता है। इस बात से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उसके दोस्त यद्यपि बड़े चंचल थे लेकिन वो निश्चल भी थे, क्योंकि उन्होंने यदि उनमें इतनी समझ होती तो वो अपने खिलौने हामिद को नहीं देते, लेकिन उन्होंने अपने खिलौने हामिद को दिए थे और बड़ी प्रसन्नता के साथ उसका चिमटा लिया और चिमटा लेकर वो रुआंसे हो गए और रोने जैसी हालत हो गई। तब हामिद ने बड़ी निश्चलता के साथ में अपने दोस्तों से कहा कि बच्चों, घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है और आपको मेरे चिमटे के साथ खेलना है तो आप खेल सकते हैं। आपके खिलौनों से मेरा चिमटा किसी भी प्रकार से होड़ नहीं कर सकता है। खिलौने रंग बिरंगे हैं और ये चिमटा बेरंग है। बस इतना फ़र्क है कि खिलौनों की उम्र का कोई पता नहीं है, लेकिन चिमटा जो है वो बरसों तक चलने वाला है। तो बच्चों, इस प्रसंग से ये बात स्पष्ट होती है कि बच्चों में निश्चलता होती है। अब अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय लिखिए। तो बच्चों, आपको अच्छे से ज्ञात है कि मैंने पहला लेक्चर जो इसका दिया था तो बोर्ड पर बहुत अच्छे से आपको प्रेमचंद का जीवन परिचय समझाया था। यदि आप पहला लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान आ जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है। बाकायदा पॉइंट्स में आपको जीवन परिचय लिखवाया गया था कि जन्म 1880 कहाँ हुई, आपके वाराणसी के लमही ग्राम में हुई और इन्हें कलम के सिपाही के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सबसे पहला कहानी संग्रह सोजे वतन लिखा और ये मूल रूप से धनपत राय के नाम से जाने जाते थे। उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। वहीं सोजे वतन जब इन्होंने कहानी संग्रह लिखा तो उसमें किसानों, दलितों, नारियों की वेदना, वर्ण व्यवस्था और कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया। बच्चों, जो मैंने आपको बोर्ड पर तब कराया था वो सारा का सारा आपका जीवन परिचय आपकी पाठ्य पुस्तिका में पहले पेज पर लिखा हुआ है। बस उसी को पॉइंट्स में लिखना था। तो पॉइंट्स में आप प्रेमचंद का नाम, फिर उसका जन्म स्थान, जन्म तारीख, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट उनका लेखन कार्य में प्रसिद्ध नाम, उनकी उपाधियाँ, फिर उनकी रचनाएं, फिर उनकी उपलब्धियाँ कि उन्होंने कौन कौन से पुरस्कार लिए और फिर उसके बाद में उनकी प्रमुख रचनाएं और अंत में उनकी मृत्यु। इस तरह से पॉइंट डालते हुए जैसे आपको पहले लेक्चर में समझाया था वैसा का वैसा ही ये निबंधात्मक प्रश्न करना है। अब बच्चों, आपका प्रश्न आता है हामिद के चरित्र की विशेषताएं। अब बच्चों, इस प्रश्न को आपको लघुत्रात्मक और निबंधात्मक दोनों तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड में निबंधात्मक आ चुका है तो हमें इसे निबंधात्मक के रूप में लिखना चाहिए। और वैसे भी हम संदेश में हामिद के चरित्र की 6-7 विशेषताएं लिख चुके हैं, तो उसके आधार पर हामिद के चरित्र की मुख्य विशेषताएं क्या बनती हैं? हामिद की चरित्रगत विशेषताएं। अब कौन कौन सी विशेषताएं हैं बच्चों? देखिए, इन विशेषताओं में यदि हम पहला पॉइंट लें तो वह संतोषी प्रवृत्ति का है। संतोषी प्रवृत्ति। दूसरा पॉइंट बनता है धैर्यवान। तीसरा पॉइंट है सहनशील। हमें तो 3 ही लिखने हैं बच्चों, लेकिन मैं आपको सारे पॉइंट बता रही हूँ जो हमने संदेश में लिखे हैं। इनका वर्णन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वो संतोषी है, अपने 3 पैसों को उसने खर्च नहीं किया क्योंकि वो उसे सही उपयोग में लगाना चाहता था।
और उसने संतोषी प्रवृत्ति का परिचय देते हुए अपने 3 पैसों से चिमटा खरीदा। धैर्यवान क्यों है? वो अपने दोस्तों के खिलौनों से आकर्षित होते हुए भी उनसे चिढ़ा नहीं, बल्कि वह बड़ी निश्चिंतता के साथ अपने पैसे का सदुपयोग करने के बारे में ही सोच रहा था। सहनशील है कि दोस्तों ने मिठाइयाँ दिखा दिखा कर उसे बहुत चिढ़ाया, लेकिन वह चिढ़ते हुए भी अपने मन को मारकर रह गया। आखिर बालक ने सहनशीलता का परिचय वहाँ पर दिया। फिर है विवेकशील, कि वह विवेकशील कैसे है कि उसने 3 पैसे का सदुपयोग चिमटा खरीदने में किया। फिर है तर्क निपुण, तर्क देने में वो कैसे निपुण है ये तो आपको पता ही है कि उसने किस तरह से अपने दोस्तों को तर्क दिए कि उसका चिमटा उनके खिलौनों से किस तरह से श्रेष्ठ है। इस तरह से बच्चों 3 पॉइंट मांगे हैं, लेकिन हम 5-7 भी बना सकते हैं। यदि निबंधात्मक प्रश्न आ जाए और केवल चारित्रिक विशेषता ही आपसे कही जाए तो आप इस तरह से 5 पॉइंटों में उत्तर दे सकते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं कि निम्नलिखित पंक्तियों की आपको व्याख्या करनी है। बच्चों एक बहुत बड़ी बात है कि गद्य की व्याख्या कैसे की जाए। गद्य की व्याख्या, बच्चों गद्य की व्याख्या में वही सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग के बाद में दूसरा पॉइंट आता है व्याख्या और तीसरा पॉइंट आता है विशेष। अब मैं आपको संक्षेप में बोल के बता रही हूँ कि प्रसंग में क्या लिखना चाहिए और व्याख्या में क्या लिखना चाहिए, विशेष में क्या लिखना चाहिए। तो देखिए प्रसंग क्या होता है, कोई भी पैराग्राफ गद्य का आता है तो उसमें क्या प्रसंग लिखना है। आपको प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग से ली गई है, जिसके रचयिता मुंशी प्रेमचंद हैं। अब आपको प्रसंग में यही लिखना है। वैसे ये संदर्भ है, लेकिन आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। तो आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग से लिया गया है, जिसके रचयिता मुंशी प्रेमचंद हैं और इन्होंने इस कहानी में बाल मनोविज्ञान पर आधारित बच्चों के चारित्रिक गुणों को प्रदर्शित किया है। हामिद और उनके अन्य दोस्तों के मध्य चरित्रगत गुणों में कितना अंतर है और कैसी निश्चलता बालकों में होती है, उसी को इस कहानी में दिखाया गया है। ये आपको प्रसंग में बताना है। प्रसंग में बताने के साथ साथ उस गद्य के पैराग्राफ में जो चीज़ बताई गई है, जैसे कि आपका यहाँ पैराग्राफ दिया गया है, कितना मनोहर कितना सुहावना प्रभात है, ईद बधाइयाँ दे रहा है। तो ये पैराग्राफ जो है ये ईद की शुरुआत का पैराग्राफ है, यानी ईद वाले दिन सुबह का सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो आप क्या लिखेंगे कि ईद की सुबह का सुंदर चित्रण करते हुए लेखक कहते हैं कि उस दिन प्रभात यानी सुबह कितनी सुंदर है। सुबह को लोग ईद के आने की खुशियां मना रहे हैं। लोगों को इतनी जल्दी है कि वो जल्द से जल्द अपना कार्य समाप्त करके ईदगाह जाने की तैयारियों में जुट जाएं और किस तरह से लोग अपने टूटे हुए बटन को सिलवाने के लिए भाग रहे हैं, किस तरह से सुई धागा लेने दौड़े जा रहे हैं, कैसे जूते कड़े हो गए हैं तो उन्हें तेली के घर से तेल डलवाने के लिए दौड़ रहे हैं और गांव में कितनी हलचल है, जैसे हर कोई ईद मनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे आपको व्याख्या लिखनी है। फिर बात आती है विशेष की। तो बच्चों ये बात ध्यान रखें कि गद्य में बहुत ज़्यादा विशेष के पॉइंट नहीं होते हैं। तो आपको उसमें विशेष में जो मुख्य बात लिखनी है वो क्या है कि उसमें भाषा शैली क्या है। तो मुंशी प्रेमचंद ने गद्यांश में चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया है। अब बच्चों आप कहेंगे चित्रात्मक भाषा। चित्रात्मक भाषा का मतलब है कि जो शब्द आप पढ़ें तो पढ़ते ही आपके सामने
चित्र उभरने लगे, अर्थात वो दृश्य दिखाई देने लगे। मुंशी प्रेमचंद ने गद्यांश में चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया है। तो वो चित्र यदि सामने दिखने लगे तो इसका तात्पर्य यही है कि आपको वो दृश्य आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। आपकी पाठ्य पुस्तक में परिचय में भी ये बात लिखी हुई है। दूसरा, उन्होंने मुहावरों का प्रयोग किया है। लेखक ने यहाँ मुहावरों का प्रयोग किया है। जैसे कि आपका मुहावरा आया था, बाल भी बांका ना कर सके, तो वो आप लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, भाषा सरल प्रभावी, भाषा सरल प्रभावी और हृदय स्पर्शी है। मतलब ये जो विशेषताएं हैं, इनमें कहीं भी भूल कर आपको समास, अलंकार, तत्सम, तद्भव ये बताने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बच्चों ये विशेषताएं पद्य में लिखी जाती हैं। गद्य में हमें उसकी भाषा कैसी है, उसमें यदि मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ऐसे कुछ शब्द हैं तो वो बताने हैं। और यदि कोई विशेष बात है जैसे बाल मनोविज्ञान, तो बाल मनोविज्ञान इस गद्यांश में नहीं आया है। बाल मनोविज्ञान के आगे के पैराग्राफ हैं, यदि हम उनकी व्याख्या करेंगे तो वहाँ बाल मनोविज्ञान दिखाई देगा। तो बच्चों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत प्रेरणा दे गई होगी। जीवन में आप हामिद जैसे ही चरित्र को प्रकट करेंगे, ऐसे ही धैर्यवान, संतोषी प्रवृत्ति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और समझदार बनेंगे कि कभी भी पैसे को आप सोच समझकर ही खर्च करेंगे। संयमी होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।